Hello everyone, myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha। और हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक क्वेश्चन दिया था। इसी क्वेश्चन के डिस्कशन से शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो दिस इज ए फ्रस्टम और इस फ्रस्टम में आपको निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए, जहां पर एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द करंट। तो यहाँ पर करंट ऐसे जा रही है तो लेंथ एल हो जाएगी। बट एरिया अगर देखें तो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यहाँ पर एरिया पाई ए स्क्वायर है और यहाँ पर पाई बी स्क्वायर है, तो एरिया वेरी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से सपोज एक्स डिस्टेंस पे जाके एक डिस्क ले लेते हैं डी एक्स थिकनेस की, लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपने एक एक्स पे जाके एक dx का एलिमेंट ले लिया, ये थिकनेस dx है। ओके, और सपोज इसकी ये कुछ ऐसे डिस्क बनेगी, कंप्लीट डिस्क। और इसकी रेडियस है सपोज स्मॉल आर। ओके, और इस डिस्क का छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर, वो हो जाएगा आपका रो। लेंथ अलोंग द करंट हो जाएगी डी एक्स अपॉन एरिया, तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट तो नहीं कर सकता क्योंकि नीचे रेडियस है और ऊपर एक्स है, तो मैं एक्स को आर की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो अगर मैं चाहूँ एक्स को आर की टर्म में कन्वर्ट करना, तो यहाँ से देखो ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे। ये एक तो ये ट्राइंगल बन गया और एक ये ट्राइंगल बन गया। वन ट्राइंगल इज दिस एंड अनदर वन इज दिस, दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो सिमिलर ट्राइंगल से हम देख सकते हैं ये लेंथ हो जाएगी आपकी बी माइनस ए इस ट्राइंगल की। ओके, और इसकी ये लेंथ हो जाएगी आर माइनस ए। ओके, सो हम देख सकते हैं कि आर माइनस ए बाई एक्स इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एल। तो यहां से मैं एक्स फाइंड कर लूंगा। एक्स फाइंड करने के बाद वहां से मैं डी एक्स निकाल लूंगा। ठीक है, और उस डी एक्स को यहाँ पुट करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम आर की टर्म में, और उससे मुझे ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसमें एलिमेंट लेना थोड़ा टफ है, लेकिन ये भी एक इरोडो का क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे। तो देखो, इसमें एलिमेंट कुछ ऐसे लेंगे कि हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाएंगे, कितने पे, आर पे, और एक डी आर की प्लेट ले लेंगे ऐसी, ये। ठीक है, आर पे जाके डी आर का ये मैंने एक एलिमेंट ले लिया। कितनी लेंथ है इसकी, डी आर, थिकनेस कितनी, डी आर। और अब इस प्लेट को क्या करते हैं कि हम पूरा अंदर की तरफ ऐसे पूरा एलिमेंट हर जगह लेंगे, तो आर ये ऐसी ऐसा शेप बन जाएगा इसका, ये। ओके, और ये अंदर तक बन जाएगी ऐसे। लाइक दिस। तो ये जो अब ये बन चुकी है आपकी, एक एलिमेंट बन चुका है। इस एलिमेंट का आप रेजिस्टेंस अगर लिखें, इस एलिमेंट का छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर क्या होगा, रो एल। एल होता है लेंथ अलोंग द करंट। तो करंट इसमें ऐसे जा रही है, ऐसे अंदर से ऐसे निकल रही है, तो इसकी ये लेंथ होगी। ये लेंथ कितनी है, तो ये लेंथ है, रेडियस ए है, तो 2 पाई ए कंप्लीट सरकमफेरेंस, हाफ का हो जाएगा पाई ए और इसका हो जाएगा पाई ए बाई 2। तो ये हो गया रो एल अपॉन एरिया। तो एरिया, अब क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, ये दिस एरिया, दिस इज, ये एरिया कितना, हाइट एच है और थिकनेस डी एक्स है, तो एच इंटू डी एक्स, सॉरी, अपॉन एच इंटू डी एक्स। अब अगर ये आप यहाँ पर देखें तो अब
dx नीचे है, इसको इंटीग्रेट करना अब इतना आसान नहीं है, तो क्या करें, dx ऊपर होना चाहिए इंटीग्रेशन करने के लिए। अब dx ऊपर कब जाएगा, जब मैं इसको उल्टा कर लेता हूँ। चलो इसको उल्टा कर लिया, 1/dr इक्वल्स टू 2h dx डिवाइडेड बाय रो पाई a। अब अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ, ये लो, तो ये 1/dr का इंटीग्रेशन मुझे क्या देगा, 1/r इक्वलेंट। और अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ऐसे ऐसे जो ये एलिमेंट बनेंगे ना यहाँ पे, ये सारे रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं ना। पैरेलल में क्या होता है, देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो सारे रेजिस्टेंस के लेफ्ट वाले कॉर्नर पे होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सारे रेजिस्टेंस के राइट वाले कॉर्नर पे होगा। तो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, और पैरेलल में हमें पता है कि 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 और इस प्लस 1/r2। ये तो होता है जब डिस्क्रीट होते हैं, और जब कंटिन्यूस हो जाता है तो हो जाते हैं समेशन ऑफ 1/r, और समेशन कह लो चाहे इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, 1/dr। तो ये इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, 1/r इक्वलेंट। तो 1/r इक्वलेंट आप यहां से कर लें, और इसको आप इंटीग्रेट कर लें। x की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, x, व्हाट इज x, अच्छा आपने r पे जगह dr का लिया था ना, तो ये dr है, सॉरी ये dx नहीं dr है। तो अब r, स्मॉल r की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो वो तो लगेगी a से लेके a प्लस b तक। गॉट माई पॉइंट। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट करें और इसका सॉल्यूशन निकालें और r इक्वलेंट फाइंड करें। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करें। एक और दिया था मैंने क्वेश्चन, उसमें भी आपको कुछ नहीं करना, अभी जो फंडा समझाया था वही करना है। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें भी आप यहाँ से x पे जाएंगे और यहाँ पर एक dx का एलिमेंट ले लेंगे, ये लाइक दिस, इसकी ये थिकनेस कितनी है, dx। अब ये एलिमेंट होगा कैसा, तो ये एलिमेंट ना अंदर की तरफ ऐसी प्लेट बनेगी इसकी, लाइक दिस। पीछे की साइड में वो हमें दिखेगा नहीं, इसलिए हम उसको डैश डैश बना देते हैं। नीचे भी नहीं दिखेगा, उसको भी हम क्या बना देते हैं, डैश डैश। तो ये एलिमेंट बनेगा, और ये एलिमेंट, इसको आप छोटा सा इसका रेजिस्टेंस आप लिखें इस एलिमेंट का। तो इस एलिमेंट का छोटा सा रेजिस्टेंस dr क्या होगा, dr होगा रो लेंथ अलोंग द कंडक्टर। तो अलोंग द करंट, करंट ऐसे जा रही है, करंट के अलोंग ये लेंथ कितनी होगी, हमें इस कर्व की इक्वेशन दी हुई है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर x एक्सिस में x है तो y में कितना होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब ये लेंथ है एक्स स्क्वायर। तो रो इंटू एल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रो एल अपॉन ए, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया करंट नीचे से आ रही है, तो ये होगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये लेंथ है c और इसकी थिकनेस है dx, तो c इंटू डी एक्स। अब फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि dx नीचे है, तो इंटीग्रेट करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, और करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे 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 ये जो सारे रेजिस्टेंस बनेंगे, जो भी एलिमेंटल रेजिस्टेंस होंगे वो सारे कैसे हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो आप उसको उल्टा करेंगे, 1/dr करके इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। आज हम आगे पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो आप 9th 10th में भी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसी को आगे चल के देखते हैं। So next topic is combination of resistor.
तो कॉम्बिनेशन दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और भी बहुत सारे हैं, हम रजिस्टर निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, अभी हम इन दो को देख रहे हैं। सीरीज में कैसे जुड़े होते हैं, तो ये एक ऐसा रेजिस्टेंस और एक ये ऐसा रेजिस्टेंस, ये R1 है और ये R2 है। ये दोनों सीरीज में हैं, एक का एंड दूसरे का एक का टेल दूसरे का हेड अगर जुड़े हुए हों तो वो दोनों सीरीज में होंगे। सीरीज की खासियत ये है कि करंट क्या रहती है, सेम। सीरीज में करंट सेम रहती है, ठीक है। पैरेलल में ऐसा होता है कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसका पहला सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा होता है, और ये R1 ये R2, तो ये होता है पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम रहता है, जैसे यहाँ का पोटेंशियल V1 कह लो, इसका यहाँ का V2 कह लो, तो दोनों के अक्रॉस डिफरेंस जो है वो V1 माइनस V2 ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में क्या रहता है, सेम। अब इनमें इसमें R इक्विवेलेंट क्या होता है, तो इसमें हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, कितना होगा, R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, और इसमें R इक्विवेलेंट पैरेलल में जोड़ना है तो क्या होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, एंड अगर और भी हुए तो ऐसे जुड़ते जाएंगे। दो के लिए हमेशा याद रखो, जैसे जब भी कोई ऐसे दो का कॉम्बिनेशन आए तो उसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये दो में तो याद ही रखो आप। तो अब ऐसा बच्चों बच्चों वाले सवाल आते हैं, इसमें आते तो नहीं है, मैं ऐसे ही दे रहा हूँ आपको। ये एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, ये एक और रजिस्टर है, और ये तीसरा रजिस्टर है। अब बताओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताओ। तो ऐसे लल्लू सवाल आते रहते हैं इनमें, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने का अभी कोई मतलब नहीं है, आपने 10 तक बहुत किए हैं। कुछ थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन देते हैं इसमें। कुछ इस प्रकार से कॉम्बिनेशन है, जैसे सिंगल एंड वन एंड 10 ओम 2 ओम 4 ओम, और यहाँ पर एक रजिस्टर ये है 3 ओम, और इसके साथ ही और रजिस्टर है एक यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 4 ओम 6 ओम। आपको बताना है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। स्क्रीन को पॉज करें और सॉल्व करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर इसको पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूँ सी, तो ए सी और बी तीन के बीच में रेजिस्टेंस कुछ ऐसे जुड़े हैं। देखो ये ए है, ये बी है। क्या ए और बी के बीच में डायरेक्ट रेजिस्टेंस है? हाँ, एक 6 ओम का डायरेक्ट है, तो ये 6 ओम का रेजिस्टेंस एक हमने लगा दिया। दूसरा, अब सी और बी के बीच में है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं अपन सी, दिस इज सी, ओके। अब ए, ये पॉइंट भी है, ए और सी के बीच में 10 ओम, चलिए 10 ओम। सी और बी के बीच में 4 और 2 6 ओम, सी और बी के बीच में 6 ओम, और एक और है सी और बी के बीच में 3 ओम, तो ये भी यहां लगा देते हैं अपन 3 ओम। तो अब ये 6 और 3, ये कितना हो गया, 6 इंटू 3 18, 18 बाई 9 2, 2 और 10 12, 12 और 6 12 इंटू 6 72 अपॉन 18, कितना आया 4 ओम। तो कई बार ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं होता, ये यहाँ से भी कर सकते थे, इतना टफ नहीं था ये तो। एक और करते हैं इस पे क्वेश्चन। ये एक ट्रायंगल जैसा दिया है, और यहाँ पर ये ऐसा दिया है,
और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और सारे रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर 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 आर। अब बताना ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। दिस इज जस्ट ए क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये दोनों सीरीज में होंगे, उसके बाद इसके साथ पैरेलल में होंगे, ठीक है, और फिर ये दोनों सीरीज में होंगे, इसके साथ पैरेलल में होंगे, फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में होगा, फिर इसके साथ पैरेलल में होंगे, और निकालने के बाद आंसर आएगा इसका 11R/8 नेट रेजिस्टेंस इतना आएगा। तो ये भी आप देखें। एक और इस पे ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक आपको सर्किल दिया है, और सर्किल में यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, यहाँ एक रजिस्टर है, और यहाँ एक रजिस्टर है R। दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B। अब आपको बताना है A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है। तो देखो भैया, अगर यहाँ कोई बीच में रजिस्टर नहीं है तो हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। यहाँ का B है तो यहाँ का भी B होगा, यहाँ का भी B होगा, यहाँ का भी B होगा। अब आप A और B के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है वो आप देख सकते हैं। तो देखो A और B के बीच में डायरेक्ट एक भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बीच में पॉइंट है C, तो चलिए C। A और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, उसके बाद में C और B, C और B, C और B, तीन रेजिस्टेंस C और B के बीच में है। तो 1 2 और ये 3। हमने कहा था ना कि पैरेलल में क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो हर जगह पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। अब आप निकाल सकते हैं इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक और करते हैं। ये ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है आपको, यहाँ पर ये एक प्लेन वायर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा, और ये दिया हुआ है 6 ओम, ये है 2 ओम, और ये है 3 ओम। दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी। आपको बताना है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है। स्क्रीन पॉज करें और आंसर निकालें। चलिए, ए बी। अब देखो ये पॉइंट ए है ना, तो यहाँ तक पोटेंशियल सेम रहेगा, तो ये भी पॉइंट ए है। अगर ये बी है तो ये भी क्या है, बी है। अब देखो ए और बी के बीच में 6 ओम है, ए और बी के बीच में 2 ओम है, ए और बी के बीच में 3 ओम है, तो तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो अब आप तीनों का आराम से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग है कि यहाँ एक प्लेन वायर है और ये रेजिस्टेंस है, ये सेंटर है इस ट्राइंगल का, यहाँ पर एक रजिस्टर है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी। सारे रेजिस्टेंस आर है, सारे रेजिस्टेंस आर के बराबर है। अब आपको बताना है कि ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी कितना होगा। तो इसको आप सॉल्व करना और मुझे सॉल्यूशन भेजना, इसका आंसर आएगा R/2। गॉट माय पॉइंट। तो ये छोटी छोटी बातें की हमने रेजिस्टेंस की, अभी हम रेजिस्टेंस पे और भी चर्चा करेंगे, रेजिस्टेंस निकालने, सिमेट्री वगैरह पे। उससे पहले थोड़ा ओम्स लॉ पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ भी, अच्छा ओम्स लॉ से पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में घटता है, क्या होता है वो देखेंगे हम। तो बेसिकली रेजिस्टेंस अभी तक हमारे सामने आया था, क्या था रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस था आर इज रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज व्हाट? रेजिस्टिविटी। और कितनी आई थी रेजिस्टिविटी? 2m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, और ये एल अपॉन ए, तो ये थी रेजिस्टिविटी। ठीक है, दिस इज लेंथ, दिस इज एरिया। ओके, तो हम इन पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि लेंथ बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने से या एरिया बढ़ रहा है। हम इनका जो एक्सपेंशन होता है वो एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इसको हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे लेंथ और एरिया को, उनकी वजह से ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक है, अब यहाँ पर टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम, और एन क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जैसे देखो फॉर कंडक्टर, अगर कंडक्टर की बात करें अपन, अगर मैं कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाऊं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या क्या सेम रहेगा? क्या इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाएगा? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन पे चार्ज चेंज हो जाएगा? नहीं। अगर कंडक्टर है तो क्या एन चेंज हो जाएगा? एन क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एन सेम रहेगा, है ना? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहेंगे, चार्ज और सब सेम रहेगा, लेकिन एक टाउ चेंज हो जाएगा। ये टाउ क्या था? रिलैक्सेशन टाइम। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो जो बीच में फ्री टाइम था जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे थे, मीन फ्री पाथ ट्रेवल करने में लगने वाला टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, जितने टाइम के लिए उसमें कोई कॉलिजन नहीं हुआ, जल्दी जल्दी टकराएंगे तो अब कॉलिजन भी जल्दी होगा, मतलब टाउ क्या होगा? टाउ डिक्रीज करेगा, और जब टाउ डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये बात हुई कंडक्टर की। ठीक है, दूसरा, इंसुलेटर में तो रेजिस्टेंस क्या, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें करंट फ्लो ही नहीं करता, तो टेम्परेचर से इतना फर्क उसका हम स्टडी नहीं करते। दूसरी चीज़ है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, अब सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाउ, कोलिजन, रिलैक्सेशन टाइम वो डिक्रीज करता है, तो इसके डिक्रीज करने से रेजिस्टिविटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ ही क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में चार्जेस जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड में बंधे होते हैं। अब जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो उसमें फ्री चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं, वैलेंस बैंड से किस में आ जाते हैं? कंडक्शन बैंड से, और वहां पे चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको हम एन कह रहे थे, एन बढ़ जाता है। और अगर एन बढ़ेगा यहां पर तो रेजिस्टिविटी घटेगी। अब कोई कहेगा सर टाउ तो घट रहा है, उसके हिसाब से बढ़नी चाहिए, एन यहां पर बढ़ रहा है उसके हिसाब से घटनी चाहिए, तो कौन डोमिनेट करेगा? तो ये चीज डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो एन बढ़ता है, इसकी वजह से रेजिस्टिविटी घटती है और रेजिस्टेंस भी घटता है। तो ये आप ध्यान रखें कि कंडक्टर में क्यों बढ़ता है रेजिस्टेंस और सेमीकंडक्टर में क्यों घटता है, दोनों का रीजन अलग अलग है। सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, है ना, और कंडक्टर में रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। तो ये तो एक बात हुई। अब मैथमेटिकल देखें कि कैसे बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तो क्या करें? तो मैथमेटिकल एनालिसिस किया गया इन पे, तो देखा गया कि किसी भी टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर टी एक रेजिस्टेंस था जिसकी लेंथ थी और कुछ एरिया था, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस था टेम्परेचर टी पे, इनिशियल रेजिस्टेंस
आर नॉट। ओके, और इसके बाद आपने आपसे पूछा है कि टी पे, टी इनिशियल पे, सॉरी, टी एट टेम्परेचर, टी इनिशियल पे इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोट था, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा कि टी फाइनल पे फाइनल रेजिस्टेंस आर फाइनल, या फिर किसी भी टाइम टेम्परेचर टी पे आर कितना होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस आर नोट। तो हम देखते हैं कि किसी भी टाइम टी पे या फिर एनी टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस है आर, कितना है आर। अब अगर इसमें टेम्परेचर में डी टी इंक्रीमेंट करते हैं तो रेजिस्टेंस में भी डी आर इंक्रीमेंट होता है, किसमें, कंडक्टर में। कितना इंक्रीमेंट होता है, डी आर। और ये देखा गया कि ये जो डी आर इंक्रीमेंट हुआ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डी टी के। पहली बात कि आपने कितना टेम्परेचर बढ़ाया डी टी, तो इसके डी टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। दूसरा, ये जो डी आर था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आर के, इस आर के। भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस था टी पे उतना ही ज्यादा बढ़ा, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डी टी, ओके। और यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं तो डी आर इज इक्वल टू एल्फा आर डी टी। ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व करने पड़ेंगे हम। डी आर इक्वल्स टू एल्फा आर डी टी, वेयर एल्फा इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ, या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर कई बार इसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। थर्मल एक्सपांशन का कोफिशिएंट होता है, उसको यहाँ मिक्स मत कर देना, ये अल्फा अलग है। और इस अल्फा की रेंज भी बहुत ज़्यादा होती है, थर्मल एक्सपांशन की इससे कम होती है रेंज, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, डी आर इक्वल्स टू एल्फा आर डी टी। अब देखो डी आर, उस आर को नीचे ले आओ, इधर क्या बचा, अल्फा डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। टी इनिशियल पे रेजिस्टेंस आर नॉट और किसी भी टेम्परेचर टी पे रेजिस्टेंस आर, तो ये हो जाएगा यहां से 1/r का इंटीग्रेशन ln r/r नॉट इक्वल्स टू अल्फा और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t माइनस टी इनिशियल, ठीक है। और अब अगर हम लॉग को हटाएं तो हमें क्या मिलेगा, r इक्वल्स टू आर नॉट e की पावर अल्फा और ये t माइनस टी इनिशियल, ओके। तो ये एक्सप्रेशन आया, जनरल एक्सप्रेशन, कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। गॉट माय पॉइंट। अब जब अल्फा, अल्फा तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, अल्फा वेरी स्मॉल होता है, ये काफी छोटा होता है। और ये जो t माइनस टी इनिशियल मतलब डेल्टा टी, ये भी बहुत छोटा हो, ये भी अगर बहुत छोटा हो तो हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन लगा के कुछ चीजें नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे r इज इक्वल टू आर नॉट और e की पावर x का एक्सपांशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो भी होगा, तो 1 प्लस अल्फा और ये समथिंग डेल्टा टी माइनस टी इनिशियल को डेल्टा टी लिख लिया मैंने। और आगे की जो टर्म आएगी उसमें स्क्वायर आएगा, और क्योंकि डेल्टा टी बहुत कम है हमने माना, देखो अगर कम नहीं है, जैसे मान लो 400-500 डिग्री अगर चेंज किया है तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, लेकिन 20-30-40 डिग्री तक चेंज करते हैं तो हम इस फॉर्मूले से भी काम चला सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी काफी जगह यूज होता है, ठीक है, ये वाला। तो r इक्वल्स टू
R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये किसी भी टेम्परेचर T पे रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो इस प्रकार से टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ये तो बात हुई कंडक्टर की। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हमने कहा टेम्परेचर उसमें डिक्रीज करता है। तो ये देखा गया कि सेमीकंडक्टर का जो अल्फा होता है वो होता है नेगेटिव, उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू R नॉट 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। उसमें आप देखना अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, मैग्नीट्यूड पुट कर देंगे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस उसका घटता जाएगा। अब ये मत करना कि इतना बढ़ा दें कि ये 1 माइनस 1 जीरो हो जाए, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। उससे पहले सेमीकंडक्टर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, अब अगर देखें कि भाई अगर लेंथ भी तो बढ़ रही है, उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, तो उनके हिसाब से और कैसे रेजिस्टेंस चेंज होगा। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमने निकाला, कितना आया, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अगर मैं देखो अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एल भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस किस हिसाब से बढ़ेगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं लॉग ले लूँ तो एल एन आर इक्वल्स टू एल एन रो प्लस एल एन लेंथ और माइनस एल एन ए, यही होगा। अब अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या होगा, एल एन आर का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन आर इंटू डी आर, और रो एल एन रो का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन रो इंटू डी रो प्लस टी एल अपॉन एल माइनस डी ए अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो गया कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी लेंथ में चेंज, डी एल अपॉन एल, डी एल क्या होता है, डी एल इज एल अल्फा डेल्टा टी, यही होता है। तो डी एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, अल्फा डेल्टा टी। लेकिन यहां पर जो ये अल्फा है, ये अल्फा कौन सा है, लेंथ में चेंज वाला कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, तो इसको अपन अल्फा 1 कह लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा डी एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, अल्फा 1 डेल्टा टी। अच्छा, डी ए अपॉन ए क्या होगा, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपका डी ए इज इक्वल टू ए इंटू बीटा, बीटा ए डी टी। ठीक है, तो डी ए अपॉन हो जाएगा बीटा डी टी। तो इसको भी कह लेते हैं अपन बीटा 1 डेल्टा टी। और डी रो अपॉन रो, देखो भाई रेजिस्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस हमने देखा था अभी, डी आर इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा डी टी, ये था। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बेसिकली किसकी वजह से चेंज करते हैं इसमें हम, रजिस्टिविटी की वजह से। तो यहाँ पर आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि डी रो इक्वल्स टू रो अल्फा डेल डी टी, ये भी इसको लिख सकते हैं। तो डी रो अपॉन रो क्या हो जाएगा, अल्फा डी टी। तो अगर डेल्टा टी से चेंज किया है तो ये हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी। तो ये चेंज आएगा डी आर अपॉन आर में। तो डी आर अपॉन आर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से आप डेल्टा टी कॉमन ले लें, अंदर क्या बचा, अल्फा प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा 1, ये आया। और साथ में आ गया यहाँ पे डेल्टा टी। तो इस आर को भी इधर ले आए। तो किसी बॉडी का टेम्परेचर टी था, और उसके बाद आपने उसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया, और इसका इनिशियल रेजिस्टेंस आर था, तो रेजिस्टेंस में चेंज कितना आएगा, तो वो इतना आएगा, अल्फा प्लस अल्फा 1 माइनस बीटा 1। अब जो अल्फा होता है, ये जो रेजिस्टेंस वाला कोफिशिएंट होता है, ये इसकी रेंज होती है 10 टू द पावर -2।
और आपने अल्फा वन और बीटा वन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा वन, और अल्फा वन जो ये थर्मल एक्सपेंशन का होता है इसकी होती है 10⁻⁵। तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू 10⁻²। तो इन दोनों को ही हम क्या कर देते हैं, लगभग हटा देते हैं, और ये फाइनली किस पे डिपेंड कर देता है, इस पे, अल्फा पे। ठीक है, तो इस प्रकार से लेंथ के हिसाब से बढ़ता है रेजिस्टेंस, ऐसी कोई बात नहीं कि बढ़ता नहीं है या घटता नहीं है। लेंथ टेम्परेचर बढ़ाने से देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये अल्फा वन है और बीटा वन क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ अल्फा वन। तो ये अल्फा माइनस अल्फा वन है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस हिसाब से देखें तो इसका रेजिस्टेंस माइनस अल्फा वन मतलब घटता है, लेकिन ये बहुत कम है क्योंकि 10⁻⁵ अपन हटा देते हैं यहाँ से। तो इस प्रकार की बातचीत होती है इसमें। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके लिए कि एक ऐसा सिलेंडर हमें बनाना है, हमने एक ये रेजिस्टेंस लिया है जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा वन है, इसका अल्फा टू है, लेंथ दोनों की सेम है और हमें लेंथ में कोई चेंज नहीं करना है, लेंथ और एरिया वैसा ही रहेगा, और इसकी रेजिस्टिविटी है रो वन और इसकी रेजिस्टिविटी है रो टू। क्वेश्चन ये है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन रो वन रो टू and alpha 1 alpha 2 so that resistance remains constant। तो हमें ऐसा रिलेशन फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस क्या रहे, इस बॉडी का कांस्टेंट रहे। अब टेम्परेचर T अगर आप बढ़ा भी दो तो भी इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो ऐसा कब कर सकते हैं हम, तो अगर हम देख करें इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप सॉल्व करें, मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। स्क्रीन पॉज करें और सॉल्व करें। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो इनिशियल टेम्परेचर की बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर, इसका आर वन कितना था, रो वन एल अपॉन ए, और आर टू कितना था, रो टू एल अपॉन ए। अब आपने टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया तो आर वन डैश कितना हो गया, रेजिस्टिविटी इसकी रो वन से बढ़ जाएगी तो वो हो जाएगी रो वन वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई इंटू एल अपॉन ए। और दूसरे वाला का रेजिस्टेंस आर टू डैश हो जाएगा रो टू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी इंटू एल अपॉन ए। अब अगर इनिशियल आर रेजिस्टेंस इनिशियल और रेजिस्टेंस फाइनल बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा रेजिस्टेंस। और इनिशियल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है रो वन एल अपॉन ए, हमने अभी निकाला, प्लस रो टू एल अपॉन ए इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस रो वन वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी एल अपॉन ए प्लस रो टू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से अब आप एल अपॉन ए तो पूरे से कैंसिल ही कर दें, यहाँ से बचेगा रो वन प्लस रो वन अल्फा वन डेल्टा टी, यहाँ से बचेगा रो टू प्लस रो टू अल्फा टू डेल्टा टी, और उस साइड में बचेगा रो वन प्लस रो टू। तो ये रो वन से एक रो वन कैंसिल हो गया और रो टू से रो टू कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिलेशन क्या आया दोनों के बीच में, डेल्टा टी उधर चला जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि रो वन अल्फा वन प्लस रो टू अल्फा टू, ये चीज़ क्या होनी चाहिए, जीरो। ठीक है। अब एक बात यह है कि रजिस्टिविटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ना, अगर रजिस्टिविटी नेगेटिव हुई तो बिना बैटरी का भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो रजिस्टिविटी रो तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों पॉजिटिव होंगे, इसका मतलब अल्फा वन और अल्फा टू में से एक नेगेटिव होना चाहिए, आइदर अल्फा वन और अल्फा टू शुड बी नेगेटिव, तभी तो ये क्वांटिटी जीरो हो पाएगी। और इनमें से एक नेगेटिव होने का मतलब है, जैसे मान लो अगर अल्फा टू को मैं कह दूं कि अल्फा टू नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फा टू वाला जो मटेरियल है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है।
है ना। तो एक कंडक्टर और एक सेमीकंडक्टर लगा के आप ऐसा डिवाइस बना सकते हैं कि उसमें टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। और ये वाकई में बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। इसका यूज़ किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन या लैपटॉप वगैरह में। आप देख सकते हैं कि मोबाइल को आप जब टेम्परेचर 52 डिग्री होता है उसमें भी अच्छे से काम करता है, और सर्दियों में जब 0 पे चला जाता है तो भी अच्छे से काम करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इतने बड़े टेम्परेचर डिफरेंस में अंदर रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आता, और रेजिस्टेंस में अगर चेंज आता तो वॉल्यूम भी अप डाउन या फिर कुछ भी हो सकता था मोबाइल के साथ, लेकिन वो नहीं होता। तो उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आप देख ले कि जो पहले कंप्यूटर बनते थे उनको ठंडा रखा जाता था। भाई क्यों रखते थे ठंडा? वो कैथोड रे ट्यूब थी, वो गर्म हो जाती थी। अब उसके साथ साथ ये भी था कि उसमें एक टेम्परेचर पे मेंटेन रखना पड़ता था, क्योंकि उसमें सारे रेजिस्टेंस उन्होंने फिक्स कर रखे थे। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, और रेजिस्टेंस चेंज हो गया मतलब सिस्टम में गड़बड़ानी शुरू हो जाती थी। तो ये रेजिस्टेंस पे था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।